I am Alvika and I welcome you all to the Crystal YouTube channel. So अभी हम लोग बुक 2 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चैप्टर्स जो हम पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज, देन हम पढ़ेंगे कल्चरल चेंज, देन द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, देन चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, change and development in industrial society, globalization and social change, mass media and communication, and then last में हम लोग देखेंगे social movement। तो अभी हम structural change मतलब यूनिट 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये क्या बोलते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ा था हम पे। क्या क्या चीज़ें इम्पैक्टेड हुई उनसे। सबसे पहले जो हमारा पार्लियामेंट्री और लीगल सिस्टम है ये बहुत हद तक ब्रिटिशर्स से इम्पैक्ट हुआ। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एंड आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं हम लेफ़्ट साइड पे बैठ के ड्राइव करते हैं जैसे कि ब्रिटिशर्स करते हैं। ओके, देन हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की जैसे कि ब्रेड ऑमलेट, कटलेट्स। एंड देन हम ये भी देखते हैं ना कि जब हम स्कूल पे जाते हैं हम लोग तो हम यूनिफॉर्म पे टाइज वगैरह डालते हैं। तो ये भी क्या है, ये पहले ब्रिटिश में होती थी, ये चीज़ें ब्रिटेन में होती थी, ये ब्रिटिशर लोग करते थे। बट इसका इम्पैक्ट जब कॉलोनियलिज्म हुआ तो इंडिया पे भी रहा। इसके बाद क्या, जो इंग्लिश है ना इसका बहुत एक पैराडॉक्सिकल इम्पैक्ट रहता है। जैसे कि अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जस्ट एग्जांपल, आप एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं एंड ये इंडिविजुअल ए है एंड ये बी है। अब क्या है कि ए इंडिविजुअल को इंग्लिश आती है, इसको इंग्लिश आती है बट इसको इंग्लिश नहीं आती। अब यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं बट अभी जो एक वैकेंसी खाली बची है वहाँ पे उनको चाहिए कि वो एक इंसान, एक इंडिविजुअल आगे जाके ऑफिसर्स से बात कर पाए, इन्वेस्टर्स से बात कर पाए। तो वो किसको ज़्यादा रखना प्रेफर करेंगे, इंग्लिश वाले को कि हिंदी वाले को। नो डाउट इंग्लिश वाले को, क्योंकि स्पेशली हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन फील्ड में क्या होता है कि जो इंग्लिश है उसको ज़्यादा रेफरेंस दी जाती है, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो हिंदी। तो ये क्या बोलते हैं कि इसलिए इंग्लिश का हम बोलते हैं कि पैराडॉक्सिकल इम्पैक्ट रहता है। तो इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस पे, कॉलोनलिज्म पे एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन पे। तो हम लोग 1.1 से शुरू करते हैं दैट इज अंडरस्टैंडिंग कॉलोनलिज्म। कॉलोनलिज्म होता क्या है? सो इट इज़ नथिंग बट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय वन कंट्री ऑफ अनदर। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल इस्टेब्लिश करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनलिज्म। और जो इसका इम्पैक्ट होता है कॉलोनलिज्म का, इससे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और ये चेंजेस ऐसे नॉर्मल चेंजेस नहीं होते कि आज चेंज आया और कल बैक टू नॉर्मल, नहीं। ये जो चेंजेस होते हैं ये फार रीचिंग एंड डीप रूटेड होते हैं। ओके, अब देखते हैं कि जब एक ना कॉलोनियलिज्म में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है प्री कैपिटलिस्ट टाइम्स में और कैपिटलिस्ट टाइम्स में। जैसे कि अगर हम प्री कैपिटलिस्ट टाइम में देखें तो कॉलोनियलिज्म क्या होता था कि जो इकोनॉमिक बेस से इंटरप्शन नहीं करते थे, वो अपने काम से काम रखते थे और इकोनॉमिक बेस में ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते थे। बट विद टाइम क्या हुआ कि उन्होंने सरप्लस टैक्स लेना शुरू कर दिया, तो देन दे कन्वर्टेड इनटू कैपिटलिस्ट टाइम्स। अब कैपिटलिस्ट टाइम्स में जैसे बताया सरप्लस टैक्स लेना शुरू कर दिया और इन्होंने क्या किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ होने लगी। मतलब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से पैसा लेके, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके, इसी के पैसे से। जैसे कि अगर हमें पता है कि जब इंडिया में उन्होंने बंगाल पे अपने राइट्स ले लिए थे, रिवेन्यू राइट्स वगैरह ले लिए थे, तो वहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करके वही पैसे से वो लोग रॉ मटेरियल लेते थे एंड देन वो रॉ मटेरियल वगैरह ब्रिटेन में सप्लाई कर देते थे। तो ये जो था ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव था नेचर में। मतलब ये लोग इकोनॉमिक बेस में भी इंटरफेयर कर रहे थे और इन्होंने बहुत सारे लॉज में चेंजेस की, लैंड को लेके फॉरेस्ट एक्ट्स निकाले, और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था वहाँ पे भी बहुत सारे इन्होंने इंटरफेयर किया ताकि ये जो थे ब्रिटिश कैपिटलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज कर पाए। और एज अ रिज़ल्ट बहुत सारी मूवमेंट्स हुई झारखंड और असम में टी प्लांटेशन को लेके। अब क्या, बहुत सारे लोग जो थे ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह वर्क कर रहे थे, स्पेशली दूसरी कंट्रीज़ में। और मोस्टली हम देखते हैं कि जो लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाके वर्क कर रहे थे हमारे इंडियंस, वो मोस्टली वापस आए ही नहीं। अब और हम देखते हैं कि जो ये है ना, यहाँ पे एक बॉक्स देखने को मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, अगर आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या कैसे कैसे फॉरेस्ट पॉलिसी थी कॉलोनियल पीरियड में, स्पेशली अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये आप रीड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। आप ये चीज़ एनसीईआरटी में जो बॉक्स दिया होगा वहाँ से रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैं बॉक्सेस वाली चीज़ें कवर नहीं कर रही, तो आप वो अगर चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉलोनियलिज्म से हर स्फीयर में चेंज आया,
जैसे कि लीगल स्फेयर में, कल्चरल, आर्किटेक्चरल, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है और बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन दी जाने लगी इंडियंस को ताकि वो मैनेज कर पाएँ ब्रिटिश ऑफिस को। बट इससे क्या हुआ, एक नेशनलिस्ट एंड एंटी नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस आ गई इंडियंस के बीच में। ओके, जबकि उन्होंने सोचा था कि अगर हम उनको वेस्टर्न एजुकेशन देंगे तो ये जो हमारे ब्रिटिश ऑफिस है इनको ज़्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, उल्टा उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस जाग उठी कि नहीं भाई, ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। अब हम फीचर देखें कैपिटलिज्म का, तो सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कि जो इसमें जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, वो प्राइवेटली ओन्ड होता है। मतलब उसका फोकस क्या होता है, प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कमाने के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, और इनका मेन मोटो क्या था, ग्रो करना, एक्सपेंड करना और इनोवेट करना। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, इफ़ कैपिटलिज्म बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम, नेशन स्टेट बिकम द डोमिनेंट पॉलिटिकल फॉर्म। अगर कैपिटलिज्म हमारा डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है तो जो नेशन स्टेट्स हैं ये हमारा डोमिनेंट पॉलिटिकल फॉर्म बन जाता है। हमने देखा होगा, पहले भी हमने देखा था कि क्या स्टेट होता है, क्या नेशन स्टेट होता है। फिर से देखते हैं तो नेशन स्टेट वो स्टेट होती है जिसके अंदर करैक्टरिस्टिक होते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के। मतलब एक गवर्नमेंट होती है जो सॉवरेन होती है। सॉवरेन मतलब किसी बाहर की कंट्री की गवर्नमेंट का हम पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता, जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, और जो लोग होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, वो एक ही नेशन के सिटीजन होते हैं। ओके, अब जो नेशन स्टेट है ये क्लोजली एसोसिएटेड है विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। और जब हम देखते हैं कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म को, तो ये एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, ये एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में चलते हैं। जैसे कि कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, फॉरेन रूल ओवर इंडिया, मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री पर रूल। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने हमें बहुत टाइम तक कॉलोनलाइज करके रखा, तो ये चीज़ हम देखते हैं कॉलोनियलिज्म होता है। और नेशनलिज्म क्या होता है, दैट पीपल ऑफ इंडिया शुड हैव इक्वल राइट्स टू बी सॉवरेन, कि भाई इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, जो हमारे इंडिया के डिसीजन थे, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं वो इंडिपेंडेंट रहने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें तो ऑपोजिट होगी ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे द कॉलोनियल एक्सपीरियंस। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले देखते हैं होता क्या। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द इमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज लाइक स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि जब हम पावर रिसोर्सेज को यूज़ करके, जैसे कि स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी एंड मशीन की हेल्प से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल पे, उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इससे क्या हो, जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी जो हमारी थी, ज़्यादा वर्क कहाँ पे था, लैंड पे, मतलब जो हमारी एग्रीगेरियन सोसाइटी थी। बट जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, यहाँ पे ज़्यादा काम लोग कहाँ करना प्रेफर करते हैं, फैक्ट्रीज में, ऑफिस में। और जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये काफ़ी हद तक एसोसिएटेड है अर्बनाइजेशन से। जैसे कि ब्रिटेन में पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, एंड देन सबसे पहले अर्बनाइजेशन देखा जाए वो भी ब्रिटेन में ही आया था। अब इंडिया में इम्पैक्ट देखते हैं, जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन आया था इसका। अब इंडिया में जब हम इम्पैक्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम ये इम्पैक्ट देखते हैं कि कुछ सेक्टर्स में इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था। ओके, देन नेक्स्ट डिक्लाइन हुआ था हमारे यहाँ पे ओल्ड अर्बन सेंटर्स का, डिक्लाइन हुआ सिटीज़ का, जैसे कि सूरत और मसूलीपट्टनम। जबकि जो कुछ सिटीज़ थी, बॉम्बे और मद्रास जैसी की सिटीज़ ग्री हुई थी, और इनका मेन रीज़न ये था कि पोर्ट सिटीज़ वगैरह थी, और लोगों ने मूव करना स्टार्ट कर दिया अर्बन टू रूरल एरिया में एग्रीकल्चर करने के लिए। कि जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, एग्रीगेरियन सोसाइटी में शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन वाले तो यहाँ पे फाइनल गुड्स आके बेच रहे थे। तो इन इंडियंस को तो ज़्यादा नीड ही नहीं थी अर्बनाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, क्योंकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से फाइनल गुड्स बनवा के यहाँ पे आके बेच रहे थे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब हम सिटीज़ की बात करते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो ये कोस्टल सिटीज़ थी। तो यहाँ पे जो हमारे प्राइमरी रिसोर्सेज थे ना, इनको एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी था, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उनको हम चीपली इंपोर्ट कर सकते थे। अब देखते हैं कि बॉम्बे भी जो हमारा रीडेवलप हुआ, और जैसे कि कलकत्ता से जुड़ जाता था ब्रिटेन में, मद्रास से कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो डाइस, कॉटन, ये सब ब्रिटेन में जाता था। और बाय 1900s हम ये देखते हैं कि जो 3/4 ऑफ इंडियाज़ रॉ कॉटन था ये थ्रू शिप ब्रिटेन चला जाता था। अब थ्रू शिप जाता था तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉम्बे रीडेवलप हुआ। अब अर्बनाइजेशन देखिए, अगर हम कॉलोनियल पीरियड में, तो जो पुराने अर्बन सेंटर्स थे उनका तो डिक्लाइन हो रहा था, और नई जो कॉलोनियल सिटीज़ थी उनकी एमर्जेंस हो रहा था। और 1690 में क्या हुआ कि इंग्लिश मर्चेंट थे, जॉब चेकर नॉक करके इन्होंने लीज पे लिए 3 विलेजेस, दैट इज़ कोलकाता, गोविंदापुर एंड
सल्तनट्स बाय रिवर हुगली। और 98 में लाइक 1698 में फोर्ट विलियम को बनाया गया एक डिफेंसिव पर्पस से, क्योंकि वो वहाँ पे सारे अपने रॉ मटेरियल गुड्स वगैरह इकट्ठे करके रखते थे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम डिफेंसिव पर्पस के लिए एक फोर्ट बनाना चाहते हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, फोर्ट विलियम। अब हम लोग आगे देखेंगे टी प्लांटेशन का। तो जो अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन थी और अर्बनाइजेशन थी मॉडर्न पीरियड में, ये किससे गवर्न होती थी, कॉलोनियल इंटरेस्ट से, ना कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट से। जैसे कि हम देखते हैं टी इंडस्ट्री की बात करते हैं इंडिया में, तो ये किससे गवर्न हो रही थी, कॉलोनियल इंटरेस्ट से। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या करती थी, अनफेयर मीन्स यूज़ करती थी, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करवा लेती थी लेबरर से, और मतलब उनको बहुत एक्सप्लॉइट करती थी लेबर्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर पाए। जबकि इतने अनफेयर मीन्स वो लोग खुद ब्रिटेन में यूज़ नहीं करते थे, बट इंडिया में वो लोग करते थे। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं हम इंडिपेंडेंट इंडिया में। अब जो इंडियन नेशनलिस्ट थे ना, इनका सेंट्रल इशू था कि ये जो कॉलोनियलिज्म है ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है हमारी, इसलिए स्वदेशी मूवमेंट वगैरह चलाई गई, जिससे क्या हुआ, हमारी नेशनल इकॉनमी बढ़ी। और ये उनको रियलाइज़ हुआ कि जो पॉवर्टी है ना वो प्रिवेंटेबल है, क्योंकि पुराने ज़माने में तो सोचते थे कि इसके कर्म ही ऐसे होंगे इसलिए ये इस जन्म में गरीब है, बट उनको धीरे धीरे पता चला कि नहीं, जो पॉवर्टी है वो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। और जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि अगर यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो क्या होगा, हमारी सोसाइटी की ग्रोथ होगी और इक्वालिटी भी आएगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अर्बनाइजेशन जब हमारे इंडिया में है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ उसका। एंड अगर हम एक सोशोलॉजिस्ट, स्पेशली इंडियन सोशोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें, जिनका नाम था MS राव, तो उन्होंने 3 डिफरेंट सिचुएशन बताई है अर्बन इम्पैक्ट की। तो सबसे पहले क्या, जब एक गांव में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल हो जाते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट की खोज में अपनी फैमिलीज़ को पीछे छोड़ के दूसरी जगह पे, दूसरी अर्बन सेंटर्स पे माइग्रेट कर जाते हैं इन सर्च ऑफ वर्क। एंड सेकंड हम देखते हैं जो विलेजेस हैं इंडस्ट्रियल टाउन के पास, उनको अप्रूव कर दिया जाता है एंड वहाँ पे छोटे अर्बन सेंटर्स डेवलप हो जाते हैं। एंड द थर्ड वन है इसकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़न की ग्रोथ के साथ साथ जो इसकी सराउंडिंग विलेजेस हैं उनकी भी ग्रोथ हो रही है। एंड अगर हम देखें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो 31.16% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कहाँ पे रहती थी, 7935 टाउन्स में। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ कल्चरल चेंज। So that's it for today's guys. Thank you.